हेलो एवरीवन। द मोमेंट आप ट्रिग्नोमेट्री वर्ड याद करते हैं तो स्कूल डेज में आपको ऐसा एक राइट ट्रायंगल सिखाया गया, परपेंडिकुलर को नोटेशन P लिखा, बेस B, हाइपोटेन्यूज H और एंगल थीटा दिखाया गया। और फिर थीटा जो हमारा हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच में था, इस कंडीशन के अंडर हमने साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसी दो रेशोज हमने स्टडी किए। साइन थीटा वाज P अपॉन H एंड cos थीटा वाज B अपॉन H। एक चीज याद रखिए कि साइन थीटा और cos थीटा जो हमने P अपॉन H और B अपॉन H लिखे हैं, ये केवल कंडीशन थीटा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए ही पॉसिबल है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री इस राइट ट्रायंगल के थ्रू सीखते हैं तो इन कंडीशंस के अंडर हम सीखें, तो इसको अभी हमें थोड़ा सा रिफाइन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो कुछ जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम रिमार्क्स के अंडर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या बनेगा? थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो OB विल फॉल ऑन OA एंड देयर वुड नॉट बी एनी ट्रायंगल। दैट मींस देयर इज नो ट्रायंगल पॉसिबल जब भी कभी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो ऐसे ही एक सिचुएशन है जब आप बोलते हैं कि थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या है। सो इफ थीटा इज 90 डिग्री, इमेजिन करिए सिचुएशन किस टाइप की होगी। दैट OA AB दे विल रिमेन सेम, बट जो हाइपोटेन्यूज पार्ट है वो अगर 90 डिग्री बनाएगा तो आपके पास में केवल दो वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगी। सो इट विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। सो व्हेनेवर थीटा इज 90 डिग्री देन नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। मतलब इन दो सिचुएशंस में तो पक्का है कि हमारा ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा जिस तरीके से हमने डिफाइन किया, वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बियॉन्ड अभी हम और क्या क्या सोच सकते हैं? तो व्हाट इफ थीटा इज लेस देन 0 डिग्री? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि थीटा लेस देन 0 कैसे हो सकता है, क्योंकि थीटा मतलब वहां पे कोई एंगल आप हमेशा लिखते आए हैं, तो कोई नेगेटिव वैल्यू तो हमने कभी लिखी नहीं, तो थीटा लेस देन 0 भी कभी हो सकता है क्या? तो हो सकता है। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम बाद आने वाले टाइम में दे पाएंगे। और एक और सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 डिग्री भी हाईलाइट किया है, तो व्हाट इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री? तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर मैं अभी इस मिनट पे जो आपको समझ में आए ऐसे एक पिक्चर बनाना चाहूँ, तो आपको कुछ सिचुएशन ऐसी नजर आएगी कि आपका OA और OB दिख रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एरो भी दिखाया, जो मैंने शुरू में भी दिखाया, और जैसे जैसे थीटा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो OA और OB है वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई एक सर्कुलर मोशन में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो श्योरली अभी हम शायद ट्रायंगल से छोड़कर हम सर्कल के टुवर्ड्स मूव करने वाले हैं। तो ये एक हिंट है आप लोगों के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद में शायद ट्रायंगल पे रेस्ट्रिक्टेड ना रहकर एक सर्कल से रिलेटेड होने वाली है। एक और चीज, हमने हमेशा जो थीटा था वो अपनी छोटी क्लासेस में हमने हमेशा थीटा डिग्रीज में पढ़ा है। तो जैसे MKS सिस्टम पढ़ा, हमने FPS सिस्टम पढ़ा, जो हमने साइंस में ये सिस्टम्स पढ़े, तो ये भी तो जैसा MKS सिस्टम में मीटर के लिए M लिखा, तो लेंथ के लिए हमने F फुट भी लिखा। तो इस हिसाब से ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि थीटा को हमेशा डिग्री में लेना जरूरी है क्या? तो नहीं, कुछ और भी मेजर्स हो सकते हैं जो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो हमें दो चीजों पे ध्यान रखना है कि थीटा लेस देन 0 या ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए साइन थीटा कॉस थीटा हम डिफाइन कर पाएंगे क्या, और थीटा के लिए कोई दूसरे मेजरमेंट का भी कोई तरीका है क्या? इन दो चीजों को हमें अगले कुछ पार्ट्स में हमें पढ़ना है। तो अभी हमने देखा है कि हमें नए से कुछ डिफाइन करना है मेजर, तो उसके लिए वी स्विच ओवर टू रेडियन। और थोड़ा हिंट आपको हम पहले भी दे चुके हैं कि अभी इसका जो मूवमेंट होगा वो सर्कल पे एक्सपेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, वी टेक एन आर्क AB एंड जिसका सेंटर है O, और कैसी आपको आर्क लेनी है सच दैट लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू लेंथ ऑफ OA। OA क्या है? रेडियस। मतलब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम होना चाहिए। देन द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB at the center O
ये जो भी कोई एंगल होगा जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, विच इज एंगल BOA, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। मतलब 1 रेडियन के लिए आपको क्या करना है कि आर्क AB लेना है जिसका लेंथ सेम एज रेडियस होना चाहिए। उसके बाद में जो आर्क AB एंगल सबटेंड करता है एट सेंटर O, that is 1 radian. So let us define once for all what is 1 radian. 1 radian is the measure of the angle subtended by an arc of having same length as that of the radius at the center. इसको बोलते हैं हम 1 रेडियन। एंड ये 1 रेडियन जो है इसका भी एक अपना नोटेशन होता है। इसको हमने 1 और ऊपर उसका C दिखाया है। सो जब भी कभी आप ऐसे ऊपर डिग्री के बदले में C देखें तो इसका मतलब आपका एंगल जो है वो रेडियंस में है। तो अभी हमने 1 रेडियन डिफाइन कर लिया है जिसकी मेन कंडीशन होती है कि लेंथ ऑफ आर्क AB शुड बी सेम एज लेंथ ऑफ रेडियस। तो अभी हमें जो इमीडिएट चीज करनी है वो ये है कि हम रेडियंस और डिग्रीज में कुछ रिलेशन है क्या ये देख लें। तो देयर इज श्योरली अ रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज, एंड वो एक बार अगर हम पढ़ लेंगे ना तो हमारे लिए अगली ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या है रिलेशन? दैट इज पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज। अभी ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसके पीछे अभी हम नहीं पढ़ते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम केवल इतना ही याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि पाई रेडियंस इज 180 डिग्री। तो जब आप पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज ये पढ़ रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आप में से हर एक जन के दिमाग में यही आएगा कि लेकिन हम इसे यूज कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस लेना जरूरी है जिससे आप रेडियंस से डिग्री में या डिग्री से रेडियंस में जा पाए। तो कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं। लाइक कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स गिवन इन डिग्रीज इनटू रेडियंस। मतलब डिग्रीज में हमें दिया हुआ है और हमें रेडियंस में चेंज करना है। तो कुछ एंगल्स ले लीजिए, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 225 डिग्री। तो जब आपको 45 डिग्री को रेडियंस में चेंज करना है तो ऑब्वियसली हम फॉर्मूला, भले ही हमने पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री लिखा हो, लेकिन हम इसको यूज करते वक्त एंगल से डिग्री से रेडियंस की तरफ जा रहे हैं। तो हम डिग्री के नीचे डिग्री वाला पार्ट लिखेंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस एंड 45 डिग्री इक्वल टू हाउ मच। तो ये बिल्कुल आपने जो स्कूल डेज में सीखा है यूनिटरी मेथड, उसी से आपको यूज करके निकालना है। दैट वुड बी 45 into pi upon 180. Simplify this further and you will get pi by 4. That means what have we evaluated? हमने क्या इसमें निकाला कि 45 डिग्रीज ये पाई बाय 4 रेडियंस होगा। मतलब जब कभी आपको 45 डिग्रीज आपको मिला हो या आपके पास में हो और उसको आपको रेडियंस में लिखना है तो आप बेझिझक उसको पाई बाय 4 रेडियंस लिख सकते हैं। सिमिलरली ट्राई 75 डिग्री एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर। दैट वुड बी 75 into pi upon 180. सिंप्लीफाई दिस फर्दर, आप 15 से कैंसिल वगैरह करके आप सिंप्लीफाई करिए, आपको आप मिल जाएगा 5 pi by 12. सो 75 डिग्रीज इज 5 pi by 12 रेडियंस। ऐसे ही आप 225 डिग्रीज के लिए करिए, सेम यूनिटरी मेथड से ही। दैट वुड बी 225 pi upon 180. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 pi by 4. तो ये मैंने कुछ ऐसे 2-3 एग्जांपल्स दिए जहां पर आपको डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका अंदाजा आ गया। और इसके लिए आपको हमेशा जो याद रखना है वो फॉर्मूला है पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो अभी हमने कुछ डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट किया, उसमें 45 डिग्री एंड 75 डिग्रीज वर कवर्ड। वैसे ही मैंने यहाँ पर एडिशनली 60 और 90 डिग्रीज भी लिए हैं क्योंकि वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, आपने अपनी पहली क्लासेस में उनको यूज किया होगा। तो ये 60 डिग्री और 90 डिग्री आपको पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2 मिलेंगे, जस्ट लाइक हाउ वी हैव इवेल्युएटेड इन द प्रीवियस पार्ट 45 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज। ये इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं और ऐसे ही कुछ और एंगल्स भी हैं लाइक 120 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, 360 डिग्री। ये जानबूझ के हमने 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल्स इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी आने वाले टाइम में पता लगे और आपको तब उनके करस्पॉन्डिंग रेडियंस पता होने जरूरी हैं। तो वंस फॉर ऑल अभी आप उनको इवेलुएट करके देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए कि वही इनके करस्पॉन्डिंग रेडियंस हैं। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको हाथ से करना बहुत जरूरी है एंड देन यू कैन रिमेंबर देम बाय हार्ट। ऑल ऑफ देम शुड बी नोन टू यू। एंड आपको जैसे ही कभी रेडियंस से डिग्री में जाना है या डिग्री से रेडियंस में जाना है तो ऐसी टेबल्स आपको याद होना जरूरी है।
तो अभी हमने जो किया पहला पार्ट में, वो ये 2-3 चीजें हमने ध्यान में रखी हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को सर्कल से जोड़ने की कोशिश की है, और कुछ एंगल्स जो हैं वो हमने रेडियंस में पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं एक यूनिट सर्कल ले रही हूँ। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1। तो वो जो रेडियस हम 1 यूनिट बोल रहे हैं, वो जैसा आप ज्योग्राफी में यूनिट्स लिखते थे, उस हिसाब से मैंने इसको 1 यूनिट लिखा है। अगर आपने 4 सेंटीमीटर्स रेडियस का सर्कल बनाया है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिट सर्कल। मतलब मेरा यूनिट क्या है इसमें, दैट 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। जैसे आप मैप में लिख लेते थे, वैसे ही डिस्टेंस को यहाँ पे आपको दिमाग में फिट बिठा लेना है कि मेरा 4 सेंटीमीटर्स जो है वो 1 यूनिट है। तो कहीं अगर आपको 2 सेंटीमीटर्स कहीं लेंथ नजर आए, या कहीं आपने मेजर की, तो उसको हम हाफ यूनिट बोलेंगे। कहीं 3 सेंटीमीटर्स दिखाई दिया तो हम उसको 3/4 यूनिट्स बोलेंगे, एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस को हम 1 यूनिट बोल रहे हैं, एंड उसका सेंटर को मैंने नाम दिया है O। एंड मैं इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वे में दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी वहां पे दिखा दिए हैं। आई एम टेकिंग अ पॉइंट P विच इज अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग पोजिशंस पे अपना पोजीशन फिक्स कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर P को डेलिबरेटली सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाया है, so that you can realize that theta can be more than 90 degrees. And if you remember, that was the main thing from where we started realizing कि वो आपका अभी ट्रायंगल वाला अप्रोच ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का जो है वो हमें चेंज करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है कि OP makes angle theta with positive x axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको दिमाग में अच्छे से समझ लेनी है कि एक तो मैंने यूनिट रेडियस बोला, दूसरा मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स डायरेक्शन मैटर्स, एंड मेरा जो एंगल होगा वो रेडियंस में मैं मेजर करने वाली हूँ। और जिस तरीके से मैंने एरो दिखाया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कभी आप मूव हो रहे हैं, तो वो एंगल हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेजर कर रहे हैं। तो विथ दिस थिंग हम अपना अभी नया साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिफाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर ए बी एंड ए डैश बी डैश ये पोजीशंस भी मैंने दिखा दी हैं, क्योंकि अभी आपको फ्यूचर में इसकी जरूरत भी पड़ेगी, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट पोजीशंस। तो हाउ डू वी डिफाइन कॉस थीटा एंड साइन थीटा? वी से कॉस थीटा इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, and y coordinate of point P will be defining our sin theta. तो मैं यहाँ पर वर्ड जानबूझ के रिपीटेडली बोल रही हूँ, डिफाइन, मतलब इसको हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, दैट cos थीटा इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड sin थीटा इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसी के साथ में आप एक और चीज याद रख लीजिए कि हमारा जो डेफिनेशन है वो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, एंड हमारी अगली सारी ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर ही बेस्ड होगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दे मैटर टू अस बिकॉज x कोऑर्डिनेट tells us about cos theta part, and y coordinate will tell us about sin theta part. And positions, as I mentioned before, a b and a dash b dash, these are important positions. हम थोड़ा cos theta को एक्चुअली कैसे यूज में लाते हैं, जो डेफिनेशन हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ काम करते हैं। So I take an illustration as find cos 120 degree. So the moment you read cos 120 degree, आपके दिमाग में क्या वर्किंग स्टेप्स आएंगे? That I will have to draw a circle with one fixed radius, say 2 centimeters, and then accordingly I will fix my unit. I will call 2 centimeters equal to 1 unit. And by habit I have shown A, B and A dash, B dash also, x-axis, y-axis and the center. And if I have to find out cos 120 degree, तो उसके लिए क्या जरूरी है? मुझे एक लाइन बनाना जरूरी है which will make angle 120 degree with positive x-axis in anti-clockwise direction. वो लाइन जहां पे भी सर्कल को मीट होगी उस पॉइंट को हम नेम कर रहे हैं एज पॉइंट P. So just recall the definition of cos theta. There also we had mentioned that P is a moving point such that OP makes angle theta with positive x-axis in anti-clockwise direction. So in this case हमारा theta जो है वो 120 डिग्री है, and वो 120 डिग्री मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ with positive x-axis in anti-clockwise
डायरेक्शन। तो इसके लिए मुझे कुछ वर्किंग जरूरी है, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आई जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोजिशन P टू y एक्सिस एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आई एम नेमिंग एज M। ये मैंने PM क्यों लिया होगा, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी समझने की कोशिश करिए। वो PM जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एंड वो परपेंडिकुलर है y एक्सिस पर, तो ये शायद मुझे x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देने में हेल्प करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम PM को फर्दर एक्सटेंड करते हैं टू पोजीशन N such that PM equal to MN, and we also know that OP and ON they are equal. Why? Because they are nothing but radii. So अभी हमारे पास में OP equal to ON है, PM equal to MN है, OM कॉमन है, तो इससे क्या पता लगता है, ट्रायंगल PMO और NMO ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे, और उससे मुझे पता लगेगा कि एंगल POM एंड एंगल NOM दे आर नथिंग बट 30 डिग्री। सो दिस फर्दर लीड्स टू व्हाट, एंगल PON इज 60 डिग्री। मतलब अभी मेरा ट्रायंगल PON ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और इससे मुझे पता लगा कि PN इज ऑल्सो 1 यूनिट, एंड हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, PM इक्वल टू MN। इससे मुझे पता लगा कि PM जो है वो हाफ यूनिट होगा। एक तो ये तरीका है प्रॉपरली ज्योमेट्री वाला मेथड से। आप स्कूल डेज का अपना 30 60 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी यूज करके भी आप PM को हाफ यूनिट बोल सकते थे। तो यहां से मुझे पता लगा PM एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is PM with negative sign. Why negative sign? Because point P is on the left side of y axis. अभी हमने PM इवेलुएट कर लिया है, तो मुझे पता लग जाता है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is minus half. तो यहां से हमने क्या इवेलुएट किया, that cos 120 डिग्री is minus half. अभी हमने पढ़ा cos 120 डिग्री and that we have evaluated as minus half. अभी इसी को मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड करती हूँ। हाउ टू फाइंड cos 1200 डिग्रीज। अभी आप में से कुछ लोग 120 डिग्री और 1200 डिग्रीज को आई होप कि ऐसे नहीं कनेक्ट करेंगे कि 1200 is 10 times of 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री एंड cos 1200 में भी ऐसा ही कुछ रिलेशन है क्या 10 टाइम्स का? नो 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 नो, यू आर रॉन्ग इफ यू आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। हमको 1200 डिग्री की तरफ इस तरीके से देखना है कि दिस हैज गॉट समथिंग टू डू विद द सर्कल। सो अगर मैं उस 1200 डिग्री को ब्रेक करूं 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 120, तो इसका एक अपना एक इंटरप्रिटेशन है दैट यू स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन A, कंप्लीट वन सर्कल, एंड फ्रॉम देयर आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कल 360 डिग्रीज वुड बी कवर्ड। तो इस तरीके से अगर पॉइंट P स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन A 3 कंप्लीट सर्कल्स करेगा, तो 360 प्लस 360 प्लस 360 ऐसे एंगल कवर करने से उसका 1080 डिग्रीज एंगल कंप्लीट हो जाता है, एंड बाय डूइंग दिस पॉइंट P रीचेस पोजीशन A। मतलब कंप्लीट 3 सर्कल्स स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन A होने के बाद पोजीशन P की वापस A पर ही आ जाती है, और अभी भी हमारा 120 डिग्रीज बाकी है। तो इसके बाद में आपको आफ्टर कंप्लीटिंग 3 सर्कल्स एक बार और पॉइंट P को फर्दर खींचना है। कहां तक खींचना है? तो 120 डिग्रीज तक खींचना है। तो इस तरीके से मुझे पोजीशन P आफ्टर कंप्लीटिंग 3 सर्कल्स सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाना है सच दैट OP मेक्स एंगल 120 डिग्रीज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या यहाँ पे हमें रियलाइज हो रहा है कि पोजीशन P जो मैंने अभी इस टाइम फिगर में आपको दिखा रही हूं मैं, जो वो 120 डिग्री के लिए भी वही थी एंड 1200 डिग्रीज के लिए भी वही है। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ये cos 120 डिग्री हो सकता है या cos 1200 डिग्रीज भी हो सकता है। तो एक चीज समझ लीजिए कि पॉइंट P के दो x कोऑर्डिनेट तो नहीं हो सकते ना। तो जो cos 120 डिग्री का आंसर आया वो हमने अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बोला था विच वाज माइनस हाफ, तो वही आंसर आपका cos 1200 डिग्री के लिए भी होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि cos 120 डिग्री माइनस हाफ है। cos 120 डिग्री इवेल्युएट करने के लिए आपकी जो पोजीशन है 120 डिग्री की, वही आपकी 1200 से मैच करती है। तो cos 1200 जो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P होगा, that should be same as cos 120 degree, so that is also minus half। तो हमारा cos 1200 जो है वो भी minus half आ गया। तो अगर आपको cos 120 डिग्री पता है तो आप कितने होशियारी से उसको cos 1200 के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअल 1200 डिग्रीज बनाने की जरूरत नहीं है वहां पर, जस्ट बाय नोइंग cos 120 डिग्री, एंड सिंस यू आर मूविंग ऑन द सर्कल, आप 360 डिग्रीज का मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्रीज का अच्छे से इस्तेमाल करिए एंड आप अपना cos 1200 निकाल सकते हैं। तो हमने cos थीटा sin थीटा डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ इलस्ट्रेशंस उसके ऊपर लिए, डिग्री रेडियंस में भी हमने रिलेशन देखा। इस सबको आप रिवाइज करिए एंड जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो आई विल गेट समथिंग अगेन न्यू फॉर यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।